नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ चित्रा मुदगल की लिखी कहानी प्रेत योनि। तो आइए इसका कथानक प्रारंभ करते हैं। दीदी दीदी उठो उठो, बाबूजी बुला रहे हैं तुम्हें बालकनी में। छोटी बहन चिंकी ने अधीर हो उसे बाह पकड़कर झिझोड़ने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से चिंकी की झिझोड़न व उसके घर पहुंचने की पक्की तसल्ली और अपने आत्मसंघर्ष के बूते पर पाई मुक्ति की सुखानुभूति से उपजी गहरी झपकी में सेंध लगाने में सफल हुई। वह अकबकाई सी बिस्तर पर उठकर बैठ गई। आंखें नहीं खुल पा रही थीं। आंखों की कोटरों में उलीची पड़ी हुई थी। पोर पोर टूटी अवमानित देह की कड़वाई किरकिरी। पलक चीर भर भी उठे तो कैसे, ऊपर से देह बेपेंदी की सी हट ओढ़े उसके बस में नहीं सध रही। सिरहाने लुढ़कने को ही थी कि अम्मा के संयमित कर्कश स्वर ने उसकी लुढ़कती देह को तमाचा सा जड़ चैतन्य कर दिया। नीतू, तेरे बाबूजी बुला रहे हैं बालकनी में तुझे, फिर सो लेना। नींद बड़ी मुश्किल से आई है, फिर आ पाएगी आसानी से, उसने मन में सोचा। पूछा, इतना भर ही अभी ही चलूं? शायद बिचरवाऊँ। विचित्र प्रतीत हुआ अम्मा का आचरण। बोलने की उनकी पुरानी आदत है, किंतु समय को समय का बोध भी विस्मृत कर बैठेंगी वे, ये अनुमान नहीं था। रात यही अम्मा उसे छाती से चिपकाए बछिया से बिछुड़ी गाय सी कैसी डकरा रही थी। उसके लौट आने पर बिहल सी वे ईश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देती नहीं अघा रही थी। उसे लेकर नाउम्मीदी के अवसाद में आकंठ डूबा परिवार अचानक उसे सामने जीवित खड़ा पा अविश्वास और प्रसन्नता के आवेग में संग छोड़ने आए हवलदार और महिला सिपाही को पानी पत्ता तक पूछना भूल गया। दादा, बड़ा भाई, बिन्नू, मझला, चिंकी, छोटी बहन, बाबूजी सभी तो बाबले हो उठे थे। कितना विभोर हुआ था महत्व जीकर उसका निजत्व। चलो आती हूँ। चोट खाए घुटने को धीरे से सहलाती हुई वह पलंग से नीचे उतरी। सीधे होने की कोशिश असह्य चिलकन से दहल उठी। विस्मित हुई रात बेतहासा भागते हुए किसी भी घुटने ने अपने आहत होने की उससे चूं तक नहीं की। अब कमरे की चौखट पर खड़ी रात वाली चिंकी एकदम बदली हुई थी। दूर खड़ी उसके कष्ट को मूक दर्शक सी टुकुर टुकुर देखती हुई। इच्छा हुई कि बेसिन पर जाकर नींद पर खुली धार के छींटे दे ले, लेकिन अम्मा के स्वर की आदेशात्मक कर्कशता गर्दन में पगहा कसे उसे सीधी बालकनी की ओर खींच ले गई। लंबी खिड़कियों से ढक दी गई बालकनी बाबूजी का शयन कक्ष है। घर में जब वे होते हैं यहीं लेटे बैठे पढ़ या सो रहे होते हैं। दीवार के सहारे पीठ टिकाए दीवान पर बैठे बाबूजी सामने अखबार फैलाए उसे और चिंकी को छोड़ घर के सभी सदस्यों से घिरे बैठे थे। सुबह अपनी आपाधापी से मुक्त हो सबका इस तरह से इकट्ठा बैठे होना उसे सनका गया। कहीं कुछ अघटित घटा है जिसका सीधा या घुमा फिरा कर कोई संबंध उसके परिवार से जुड़ता अवश्य है। अम्मा और चिंकी को तो वह देख चुकी थी। बाबूजी के चढ़े हुए माथे की गुर्राहट उसकी ओर चील सी झपटी। आ गई भवानी, लो अखबार बाँच लो आज का। अपनी आंखों के आगे फैलाया हुआ अखबार अपेक्षित पृष्ठ की ओर मुड़कर उसकी ओर बढ़ाते हुए पुनः बोले। ऊपरी दाहिनी तरफ वाला बॉक्स आइटम। शीर्षक पढ़कर सब प्रश्न उसने बाबूजी की ओर देखा। एक बहादुर लड़की की शौर्य गाथा, यही ना? बाबूजी ने उच्छ्वास भरा वहीं। उसकी तीक्ष्ण हो आई दृष्टि शीर्षक छोड़ नीचे दी गई पंक्तियों पर दौड़ने लगी। 31 अगस्त मथुरा। कल अपराह्न ग्वालियर के निकट मुंबई से आ रही पंजाब मेल और मालगाड़ी के मध्य हुई भयानक भिड़ंत के परिणाम स्वरूप सैकड़ों मृत और घायल यात्रियों में से भोपाल से आ रही दिल्ली विश्वविद्यालय की BA ऑनर्स अंतिम वर्ष की छात्रा
अनीता गुप्ता, जो चिकित्सकों की मामूली मरहम पट्टी के उपरांत जाने की अनुमति मिल जाने पर कुछ एक अन्य यात्रियों के साथ साझे की टैक्सी से दिल्ली आ रही थी। अन्य यात्रियों के अपने गंतव्यों पर उतर जाने के पश्चात मथुरा के निकट शहर से दूर एक निर्जन स्थान पर कामुक टैक्सी चालक की हवस का शिकार हुई। साहसी अनीता ने बड़ी बहादुरी से वहसी टैक्सी चालक का सामना किया और किसी प्रकार उस दरिंदे के चंगुल से निकल भागने में सफल हुई। इतना ही नहीं, अस्त व्यस्त अनीता ने निकट के पुलिस थाने में पहुंचकर उस टैक्सी चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस पूरी मुस्तैदी से उस टैक्सी चालक को खोज रही है। अनीता को पुलिस सुरक्षा में सकुशल उसके अभिभावक के पास दिल्ली पहुंचा दिया गया। थाना प्रभारी केसी गोयल ने दिल्ली विश्वविद्यालय की इस बहादुर छात्रा के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की है और लड़कियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण बताया है। बॉक्स आइटम खत्म होते ही संवाददाता की चुस्ती पर दंग रह गई। हृदय आत्मविश्वास और प्रसन्नता की मिलीजुली हिलोरों से उद्वेलित हो गया। रात थाना प्रभारी गोयल जी ने उसके सामने भी तो कितना कुछ कहा था प्रशंसा में। चलने के समय वे बोले थे, बहादुर लड़की, तुम अगर उस कामुक राक्षस से अकेले लड़ सकती हो तो क्या हम इतने लोग मिलकर उसे ढूंढ नहीं पाएंगे? उसे अपने कुकृत्य की सजा भोगनी ही होगी। वह बाबूजी को संबोधित कर उनसे बोलती ही जा रही थी कि आप लोग इस बॉक्स आइटम को पढ़कर बजाय मुदित होने के तनावग्रस्त क्यों हो रहे हैं। लेकिन उसके मुंह खोलने से पूर्व ही अचानक बैठक में रखे टेलीफोन की घंटी बज उठी। मुक्ता का होगा भोपाल से। आत्मा लापसी करती अम्मा फ़ोन उठाने बैठक की ओर दौड़ी। अम्मा के जाते ही सहसा बाबूजी को किसी बात का अंदेशा हुआ। चौकन्ने से उठकर वे अम्मा के पीछे लपके। अम्मा की हेलो हेलो भी अभी पूरी नहीं हो पाई थी कि फ़ोन जबरन उन्होंने उनके हाथ से झपट लिया। बाबूजी के इस अप्रत्याशित व्यवहार से अम्मा अचंभित हो उठी। उनके चेहरे पर एक दबा दबा नाराज़गी का भाव उभर आया, किंतु बाबूजी की हेलो के अंदाज से उन पर यह तो स्पष्ट हो गया कि फ़ोन पर न उनकी बेटी मुक्ता है, न ही जमाई बाबू रवि। कौन? डॉक्टर साहब। सुनाइए डॉक्टर साहब, बॉक्स आइटम। हाँ, पढ़कर मैं भी आपकी भांति चकित हूँ। दरअसल नीतू तो हमारी अभी मुक्ता बिटिया के पास भोपाल में ही है। नाती अंशुल का जन्मदिन है। 4 सितंबर को उसका जन्मदिन मनाए बगैर वो लोग उसे आने नहीं दे रहे। ना, ये अनीता हमारी नहीं है। विश्वविद्यालय में साहब 50 अनीता गुप्ता होंगी जी। जमाना सचमुच बहुत खराब है। लाख पढ़ा लिखा दो मगर हाँ ठीक कर रहे हैं। लड़की सचमुच बहुत बहादुर थी और सहमत हूँ मैं आपसे। 150 सरकारी आंकड़े हैं, दुगने ही मरे होंगे। नहीं, 11 बजे के करीब ही निकलता हूँ घर से। अच्छा डॉक्टर साहब, शुभ चिंता कीजिए। धन्यवाद। फ़ोन यथास्थान रखते हुए बाबूजी का चेहरा और अधिक तनावपूर्ण हो गया। लग रहा था वे उधेड़-बुन में डूबे हुए किसी कूल किनारे तक पहुंचने के लिए प्राण भय से हाथ पांव मार रहे हैं। सुनो, बाबूजी का तात्पर्य अम्मा से था। सुनो, बाबूजी का तात्पर्य अम्मा से था, लेकिन सभी को अपने निकट खड़े हुए पाकर वे क्षुब्ध स्वर में चेतावनी सी हुए बोले, सुन लिए? घर घर बाँची जा रही है हमारी बहादुर बिटिया की शौर्य गाथा। अभी तो फ़कत डॉक्टर कामता बाबू का फ़ोन आया। देखते रहो, दिन भर फ़ोन की घंटी टुनटुनाती रहेगी। लोग बिटिया के कसीदे हमें सुनाते रहेंगे और अफसोस के बहाने घर पर आकर जले पर नमक भी छिड़केंगे। हम नाते रिश्तेदारों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। खाने की मेज़ से टिके दादा ने आशंकित दृष्टि से बाबूजी की ओर देखा। अलीगढ़ वालों को भी खबर लग सकती है। दादा की आशंका बाबूजी को निर्मूल नहीं लगी और चाहे तो अपनी लड़की का संबंध तुमसे अभी का अभी तोड़ सकते हैं। अखबार अलीगढ़ में नहीं बिकते क्या? कम प्रपंच होते हैं बनियों में। अम्मा निब्बित रसा से सिर झटक कर अपनी बिरादरी को कोसा। अब जात बिरादरी को कोसना छोड़ो और कान खोल कर सुनो। बाबूजी के अत्यंत सतर्क लहजे में प्रत्येक के चेहरे को
गौर से देखते हुए बोलना शुरू किया। अभी इसी क्षण से चाहे किसी सगे संबंधी का फ़ोन आया या हितैषी पड़ोसी का, या वे खुद घर आकर अफसोस प्रकट करें, अखबार में छपी खबर के विषय में उनसे साफ साफ मुकर जाना। यूं अटकलें लगाते रहें लोग, लगाते रहें। उसका सिर घूम रहा है। वे कौन से हैं बाबूजी? ये कौन से बाबूजी हैं? इस अपरिचित व्यक्ति को तो उसने कभी देखा ही नहीं। उसके धर्म भीरू, असत्य भीरू बाबूजी की काया के किस कोने में दुबका बैठा रहा ये कायर व्यक्ति, जो निसंकोच झूठ पर झूठ गड़े जा रहा है, मान मर्यादा के रूढ़ मानदंडों की रक्षा के लिए। बाबूजी ही कहते थे ना, बेटियां ही मेरे बुढ़ापे की लकुटियां बनेंगी। अब वे लड़कियों के हाथों से स्वयं उनकी लकुटियां छीनकर उन्हें अबला बनाने पर तुले हैं, तो वे उनके बुढ़ापे का सहारा बन सकती हैं। यही व्यक्ति है जो अम्मा से हमेशा इस बात के लिए लड़ता भिड़ता रहा कि मैं अपनी लड़कियों को कुछ दहेज में दूंगा तो सिर्फ शिक्षा ही उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगी, अपनी ऊंच नीच स्वयं निपटेंगी। हम जीवन भर साथ बैठे रहेंगे ढाल लिए उनकी रक्षा को, अपना ऊंच नीच निपटा नहीं उसने पूरी जीवटता के साथ। कहाँ से संचित किया था आत्मबल अपने रोम रोम में? बाबूजी से ही तो पाया था। इस तरह से कहीं सच्चाई पर पर्दा पड़ सकता है? क्यों नहीं? बाबूजी छद्मखोल से बाहर आकर अपने भीतर के छटपटाते मनुष्य को मुखौटे की व्यवस्था से मुक्त कर साहस दिखाते कि अखबार की सुर्खियों में कैद अनीता गुप्ता कोई अन्य नहीं, उसकी अपनी बेटी नीतू ही है। बाबूजी अरगला नहीं खोलेंगे तो सदैव सदैव के लिए अपनी नीतू के हाथों से ही नहीं, सभी बेटियों के हाथों से अपनी ही लकुटिया सरक जाएगी। और मुन्ना, बाबूजी किसी कुशल अहेरी की भांति संकल्पबद्ध हों, दादा से मुखातिब हुए। भोपाल डिमांड कॉल से तुरंत बुक करो। रवि या मुक्ता जो भी मिले, मामला समझा दो। किसी को कानों कान खबर न लगे कि नीतू उनके पास वहाँ नहीं है। दादा ने पहले अपने बॉस के घर फ़ोन किया कि आज उनके पिता का अस्थमा अचानक उखड़ पड़ा है। वे उन्हें डॉक्टर के पास दिखाने के उपरांत ही कार्यालय पहुंचेंगे, यही करीब 12 बजे तक। जी, लंच से पहले हर हालत में पहुंच जाऊंगा सर। चिंतित हो आए बॉस को दादा ने स्वर में संकटग्रस्त होने का नाटकीय पुट घोलते हुए आश्वस्त किया कि तत्परता से भोपाल का डिमांड नंबर डायल करने लगे। उसे चोट खाए घुटने की पीड़ा असह्य हो रही थी। पूरे घर का कार्य व्यापार उसे फन काढ़े फुफकारते नाक सा जड़ किए हुए है। प्रतिवाद आंतों में मरोड़े खा रहा है, कंठ से नहीं फूट पा रहा। दीदी ही मिली फ़ोन पर। बाबूजी संक्षेप में परिवार की प्रतिष्ठा पर टूटी विपदा का जिक्र कर क्या करना है उन्हें क्या नहीं हिदायत दे रहे हैं। किशोरी चिंकी को अम्मा एक कोने में ले जाकर फुसफुसाते हुए न जाने किस षड्यंत्र की भूमिका सौंप रही हैं, किंतु चिंकी के बचपन घुले चेहरे पर परिपक्वता का भाव शाखाओं पर फुदक रही गिलहरी सदृश स्थिर नहीं हो पा रहा। भौचक्के खड़े बिन्नू को दादा ने घुड़का, मोहल्ले में तुम्हारा क्रिकेट खेलना बंद, आज से सीधे स्कूल से सीधे घर, समझे? स्कूल 2-4 रोज बिन्नू नहीं जाएगा तो कौन कलेक्टरी छूट जाएगी हाथ से। अम्मा दादा की नादानी पर भभकी। उसे लग रहा है वह कमरे में जाकर सो रहे। सोना उसके लिए निहायत जरूरी है। वह अपनी जगह से हिली ही थी कि बाबूजी उसे संबोधित कर आदेशात्मक स्वर में बोले, नीतू, तुम मान कर चलो कि तुम इस घर में अभी पहुंची ही नहीं हो। अपने कमरे से बाहर आने की जरूरत नहीं, न दरवाज़ा खोलने के लिए न टेलीफोन उठाने के लिए। वक्त का सदुपयोग करो, अपने कमरे में बैठकर पढ़ो। और क्या? अम्मा ने सुर में सुर मिलाया। हमेशा यही शिकायत रहती है तेरी, इस घर की चहचह में पढ़ने के लिए एकांत नहीं मिलता। चिंकी बोल पड़ी, बाबूजी आज हम स्कूल नहीं गए ना तो कल मेडिकल लेकर जाना पड़ेगा। मेडिकल हफ्ते भर का दिलवा देंगे बेटी, तू घर पर ही बनी रहे। कोई आया गया तो दरवाज़ा कौन खोलेगा? सौदे सुल्फ की खातिर तुम्हारी अम्मा घर से निकलेंगी कि नहीं? उसका चेहरा वितृष्णा से सिकुड़ गया। जो कुछ चिंकी को नहीं समझना चाहिए वही समझाया जा रहा है उसे, और वह विवश सी खड़ी देख रही है। वह चिंकी के बदलते मनोभावों को स्पष्ट लक्षित कर रही है। चिंकी की फुदकन अनायास चौकन्ने भेड़िए की चितवन में परिवर्तित हो रही है।
पहली बार उसे सत्ता सुख का अनुभव हो रहा है। भले दीदी की निगरानी के ही बहाने, कहाँ तो दीदी हर वक्त उस पर धौंस जमाए रहती थी। वह कब सोए, कब उठे, कब पढ़े, कब खेले, किसके साथ खेले, कैसे खाए, कितना खाए, बात बात पर उनकी टोका टाकी खोपड़ी पर सवार रहती थी। अब पासा पलटा हुआ है। चौधराहट दीदी के हाथ से सरक कर उसके हाथ लगी है। वह बौराई सी अपने कमरे में दाखिल हो टपटपाते माथे को तकिया में गड़ा कर फूट पड़ी। रात अपनी छाती में गड़े उसके चेहरे को सहलाते छूते प्रलाप सी करती अम्मा बोली थी, हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे मोरी चिरैया। अम्मा बोले ही जा रही थी, तुझे गाड़ी पर बिठाते ही भोपाल से मुक्ता का फ़ोन आ गया कि नीतू के डिब्बे का नंबर S9 है, सीट 32। तेरे बेसब्र बाबूजी घंटे भर पहले ही स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन पहुंचकर पता चला कि गाड़ी घंटे भर के करीब लेट है। घंटा बीतते न बीतते पुनः घोषणा हुई कि घंटा भर और विलम्ब। स्टेशन पर आदमियों को लेने पहुंचे लोग स्पष्ट सूचना के अभाव में परेशान हो उठे। जितने मुंह उतनी बातें। किसी ने गाड़ी में बम विस्फोट होने की आशंका व्यक्त की, किसी ने इंजन फेल होने की। 1.5 घंटे बाद जाकर रेलवे अधिकारियों ने खेद भरे स्वर में सूचना दी, ग्वालियर के निकट गाड़ी के मालगाड़ी से टकरा जाने के परिणाम स्वरूप भीषण दुर्घटना हो गई है। सैकड़ों यात्रियों के हताहत होने की आशंका है। स्टेशन पर हड़कंप मच गया। घबराए बाबूजी को न इस पल चैन न उस पल। ग्वालियर पहुंचना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। घटना स्थल पर पहुंचकर जो तेरी खोज खबर लेते। स्टेशन के बाहर किसी दुकान से इन्होंने घर फ़ोन कर तेरे दादा से परामर्श किया। आखिर क्या करें? दादा ने सलाह दी, स्टेशन पर व्यर्थ पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं। स्टेशन अधीक्षक के पास नीतू का विवरण, घर का पता, टेलीफोन नंबर आदि दर्ज करवा कर चले आए। अनर्थ की आशंका में डूबा पूरा घर न कंठ से 2 घूंट पानी उतार पाया, न मुंह में कौर। यही सोच सोच कर कलेजा टूक टूक होता रहा। विधाता ने असमय मौत भी दी तो कैसी दर्दनाक। प्रेत योनि में भटकेगी फूल सी बच्ची। सुबकती अम्मा के ठोड़ी के चूते आंसू उसके धूल उलझे केसों को नहीं भिगो रहे थे, उनके क्षुब्ध स्वर को आश्वस्त कर रहे थे। बाबूजी पुलिस वालों को विदा करके ऊपर लौटे। तब तक बेटी की संक्षिप्त आप बीती से अवगत हो चुके थे। अपने ऊपर टूटी आकस्मिक विपदा से जिस जीवट और धैर्य के साथ उनकी बेटी जूझी, पुलिस थाने पहुंचकर उस कामुक टैक्सी चालक के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। आपकी बेटी दुर्गा है, साक्षात दुर्गा। बेटी के प्रति महिला हवलदार की प्रशस्त उद्गारों ने कुछ पलों पूर्व उद्विग्न बाबूजी को गर्व से भाव विभोर कर दिया था। भूल जा बेटी, जो कुछ तुझ पर बीती, सोच ले, दुह स्वप्न था। हमारे लिए यही बहुत है कि तू जीवित है, हमारी आंखों के सामने है। तू एक नहीं 2 यमराजों को पछाड़ कर आ रही है। वही बाबूजी सुबह अखबार में उसकी संघर्ष गाथा की चर्चा पढ़कर एकाएक संवेदना शून्य कैसे हो उठे। क्या था जो सिर्फ अखबार में खबर बनते ही तिरोहित हो गया? संघर्ष, शक्ति, जीवन सब हाशिए के शब्द भर होकर रह गए लोकापवाद के भय से। लोकापवाद के विरुद्ध तब बाबूजी कैसे तनकर खड़े हो गए थे। न मुक्ता दीदी के अकेले बम्बई जाकर नौकरी करने के निश्चय की सगे संबंधियों ने आलोचना की थी। मुक्ता कह रही थी, हफ्ते भर घर बैठाने से बात नहीं सधेगी, सीधा प्राइवेट फार्म ही भरवाओ। बाबूजी अम्मा से कह रहे थे, दूरन देश है मुक्ता। जोश में आकर ये कभी किसी सहेली से सच्चाई बोल बैठी तो बिरादरी में कोई इसे अपनी देहरी लेने से रहा। उनकी परस्पर बातचीत बीच में ही टूट गई। बाबूजी किसी से फ़ोन पर उलझे हुए हैं, शायद कोई अखबार का संवाददाता है और घटना के संबंध में सीधा उससे बात करने को इच्छुक है। वह तकिए से चेहरा उठा वहीं से चिल्लाकर बाबूजी से कहना चाह रही है कि वह उस संवाददाता से बात करना चाहती है, लेकिन उससे प्रतीत हो रहा है कि उसके भीतर की प्रतिवाद शक्ति एकाएक क्षीण हो गई है। यह इर्द गिर्द निरंतर सघन हो रहे षड्यंत्र के विष बदबू से बेसुध। बाबूजी उत्तेजित हो कह रहे हैं कि जिस किसी विद्यार्थी ने उन्हें बाबूजी उत्तेजित होकर कह रहे हैं कि जिस किसी विद्यार्थिनी ने उन्हें उनके घर टेलीफोन नंबर दिया है, द्वेष भाव से ग्रस्त होकर दिया है। टैक्सी चालक की हवस का शिकार हुई लड़की मेरी बेटी अनीता नहीं है।
मैं क्या कह सकता हूँ, कौन है वह लड़की? क्यों नहीं लग सकता पता? ज़रूर लगाइए पता। आपको तो अपने अखबार के लिए मिर्च मसाले की ज़रूरत है भाई। अपनी बेटी को कैसे बात करवा दूँ? वो यहाँ हो भी तो। वह तो अपनी बड़ी बहन के पास भोपाल है। जी नहीं, मेरी बेटी के घर फ़ोन नहीं है। इसमें छिपाने की क्या बात? जब अखबारों में घटना का विवरण प्रकाशित हो ही गया तो शेष क्या ढका रह जाता है? देखिए, प्रगतिशीलता और जागरूकता का पाठ कृपया मुझे न पढ़ाएं। मैं पूरी तरह से एक जागरूक बाप हूँ। बस इससे ज़्यादा मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। बाबूजी से फ़ोन रखा नहीं, खीज और क्रोध से लगभग पटक दिया। बाबूजी ने फ़ोन रखा नहीं, खीज और क्रोध से लगभग पटक दिया, मानो फ़ोन का चोंगा नहीं हथौड़ा हो उनके हाथ में, और उसे उन्होंने पूरी ताकत से उस अजनबी संवाददाता की खोपड़ी पर दे मारा हो। अगले ही पल वे तमतमाए हुए से चीखे, चिंकी, फ़ोन का प्लग अलग कर दो। सुना नहीं तूने? बाबूजी की आक्रामक मुद्रा देख सहमी हुई सी चिंकी उनके आदेश का पालन करने दौड़ी, किंतु आगे बढ़कर अम्मा ने उसे बीच में ही बरस दिया। रहने दे, तेरे बाबूजी होश में नहीं हैं। फिर बाबूजी की ओर मुड़कर मृदु संयत स्वर में उन्हें धैर्य बंधाती हुई बोली, सिर पर टूटे हुए पहाड़ को तुम खुरपी से उचकाने चले हो। इतने नादान कब से हो गए? कोई अपना ही जरूरी फ़ोन आ जाए तब। कैसे जरूरी फ़ोन आ रहे हैं, देख नहीं रही हो तुम? अम्मा की सलाह पर बाबूजी कटाक्ष से गुर्राए। एफआईआर दर्ज कराते समय अगर ये पुलिसों से स्पष्ट कह देती एफआईआर दर्ज कराते समय अगर यह पुलिस वालों से स्पष्ट कर देती कि देखिए, लड़की का मामला है, उसकी सुरक्षा और भविष्य का ख्याल कर वे मामले को गुप्त ही रखें, तो आज इस नाक कटाई से मुक्त नहीं हो जाते हम। संकट के समय बड़ों बड़ों का दिमाग कुंद हो जाता है। नहीं चला होगा दिमाग इस ओर, बाकी दिशाओं में दिमाग दौड़ा रहा था, इस दिशा में भी दौड़ाना चाहिए था झांसी की रानी का। अब तो जो नहीं हो पाया उसे बिसूरने से क्या फ़ायदा? और धीरे बोलो, तनिक सोई नहीं है नीतू, सुन रही होगी अपने कमरे में पड़ी पड़ी। उसके डर से मुंह सीलूं। बाबूजी बजाय शांत होने के और उग्र हुए। हल्दी चूना पक गया अम्मा, चिंकी। हल्दी चूना पक गया अम्मा, चिंकी ने रसोई के दरवाजे से ही सूचित किया। अम्मा को कहाँ रखूं? तस्तरी में रखकर दीदी के कमरे की मेज पर रख दे। वहीं आ रही हूँ मैं। हल्दी चूना किस लिए? बाबूजी ने कौतूहल से उनकी ओर देखा। नीतू के जख्मी घुटने पर लेप लगाने के लिए। हथेली भर नील पड़ा है, छूने भर से टीसता है। हड्डी की चोट हुई तो किसी विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखलाना होगा। अम्मा का स्वर अनायास चिंतित हो आया। दिखा देंगे। बाबूजी के स्वर में विरक्ति थी। हड्डी टूटी होती तो टांग का हिलना डुलना ही मुश्किल होता। दुश्चिंताओं से घिरे होने के बावजूद बाबूजी के स्वर की यह उदासीनता अम्मा को अरुचिकर प्रतीत हुई। वे दफ्तर में बिना कुछ बोले मुड़ने को ही थीं कि बाबूजी की सुनकर उनकी ओर पलटी। मैं कह रहा था, तुमने चिंकी, बिन्नू, मुन्ना और नीतू को सारी बातें ठीक से समझा दी हैं ना? उनके एक ही बात को बार बार दोहराने से अम्मा को अचानक चिढ़ फूटी। समझा तो दिया है तुमने, मेरे समझाने को कुछ शेष है क्या? हल्दी चूने का लेप मेज पर रखा निश्चय ही ठंडा हो गया होगा, सोचकर अम्मा बाबूजी की अगली सुनों के घेराव से छूट भागने की खातिर तेजी से बैठक से बाहर हो गईं। उनके पास पल भर भी खड़े रहने का अर्थ होता श्रोता बने, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। चिंताएं बार बार दोहराने से कहीं हल होती हैं। मेज पर रखी कटोरी के लेप को उन्होंने उंगली से हल्के से छूकर उसकी तताहट भांपने की कोशिश की। लेप अपेक्षा से काफ़ी ठंडा हो गया था। खास गर्म लगाने से ही वह रक्त के जमाव को काटने में समर्थ होता, जितनी आँच सह ले। कटोरी समेत तस्तरी उठाए वे स्वयं रसोई में गई और चिंकी को तवे पर कटोरी रखकर लेप को पुनः गर्म करने की हिदायत दे बिना किसी आहट के उसके सिरहाने आकर बैठ गईं। कुछ एक पल स्नेह सिक्त सी वे उसके दूसरे तुल्हे बालों में अटकती उंगलियां फिराती रहीं, फिर चिंकी के मेज पर लेप की कटोरी लाकर रखते ही उसके कानों के पास मुंह ले जाकर फुसफुसाईं, चित्त तो हो ले जरा नीतू, घुटने की चोट पर तनिक हल्दी चूना मल दूं। अम्मा के दोबारा आग्रह करते ही वह पलटकर चित्त हो आई, किंतु दाहिनी टांग के हिलते ही असहनीय चिलकन देह को ठंडे पसीने से तर कर गई। मुंह से चीख निकलते निकलते बची,
सलवार का पायचा सकरा था। सावधानी से खींचने खांचने के बावजूद घुटने की चोट के पार नहीं हो पाया। कान के पास मुंह ले जाकर अम्मा मनुहार भरे स्वर में पुनः फुसफुसाई, सलवार उतार दे गुड़िया, पेटीकोट लाए दे रही हूँ, वही पहन ले कमीज के नीचे। मैं उठी और अलमारी से तुरंत साफ धुला पेटीकोट निकाल लाई। कमर पर सलवार उसने लुंगी की भांति गठियाई हुई थी। देखकर अम्मा का माथा ठनका। उनकी आशंकित चमकीली आंखों में प्रश्नों की तलवारें खिंच आईं। नाड़ा टूट गया। टूट गया कैसे? भागते 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 गठियाता हुआ था ना। फिर उसके सूखे होंठ चप चप में कांप कर रह गए। उठ, उसे पीठ के सहारे टेक देती हुई नहीं बल्कि धकियाती हुई अम्मा ने पेटीकोट गर्दन में बच्चे को पहनाए जाने वाले झबले की तरह डाला और चारों तरफ से उसे नीचे खींच दिया। घुटने पर लेप मलते हुए हाथ रोककर सहसा उन्होंने पूछा, महीने को कितने दिन शेष बचे हैं? कुछ पलों पूर्व उस पर तारी छुअन के सम्मोहन की सुखानुभूति अचानक धागा खींची मोती की लड़ सी छितर गई। वह कहना चाहती थी, अम्मा तुम जिस आशंका से पीड़ित होकर ये प्रश्न पूछ रही हो वैसा कुछ उस कामुक राक्षस की पूरी कोशिश के बावजूद संभव नहीं हो पाया। मैं प्राणपण से लड़ी हूँ, लेकिन घुटने की पीड़ा ने उसे बोलने की मोहलत नहीं दी। जोड़ों पर अम्मा की लेप मलती उंगलियां एकाएक सख्त हो आई थी। तीसरे दिन भी उसे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया गया। बैठक में आकर बैठ सके, बंद खिड़कियों के भीतर मुक्ति की खुली हवा में सांस ले सके, इसकी भी अनुभूति नहीं थी। तर्क था, आने जाने वालों के समक्ष उसे नहीं पढ़ना है। वैसे बाबूजी का अनुमान सही निकला। प्रत्येक दिन आने जाने वालों का तांता लगा रहा। कुछ ने अखबारों में स्वयं खबर पढ़ी, कुछ कानों कान सुनकर सहानुभूति जताने और हौसला बढ़ाने आ गए। टैक्सी चालक की हवस का शिकार हुई अनीता अपने सेवक राम गुप्ता की पुत्री अनीता नहीं है जानकर उनका उत्साह धूप से बुझ गया। फिर भी बॉक्स आइटम पर उनकी सामान्य चर्चा घंटे डेढ़ घंटे का सत्संग भाव ओढ़े जाने का नाम न लेती। सभी उस लड़की के माता पिता को सलाह देने को उतावले हो रहे थे कि रिश्वत खा खोकर पुलिस अगर मामला डकार जाना चाहे तो उन्हें चुप्पी मारकर नहीं बैठ जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना चाहिए और उस कुत्ते टैक्सी चालक को फांसी पर लटकवाकर ही दम लेना चाहिए। अम्मा और बाबूजी के अभिनय कौशल पर वह चकित थी। कितने सहज भाव से दोनों हंस हंस कर लोगों को बैठाते उठाते उन्हें पुनः कभी घर आने के लिए आमंत्रित करते। एक आध बार वह अम्मा की फुर्ती देखकर दंग रह गई। पाटिल आंटी और पेनकर आंटी के घर में दाखिल होते ही अम्मा उनके लिए पानी लाने के बहाने उनके कमरे में झांक कर उसे आगाह कर गई। वह धीरे से कमरे की चिटकनी भीतर से चढ़ा ले। नंबरी चालू है, दोनों किसी बहाने कमरे का जायजा लेने पहुंच सकती हैं। वैसे कोई सवाल किया भी उन्होंने तो उससे निपटना आता है उन्हें। कह देंगी आगरा से बड़ी भतीजी आई हुई है, नौकरी का साक्षात्कार देने, तैयारी कर रही है, कमरा बंद कर। शायद सुशीला आंटी आई हुई हैं, उन्हीं की आवाज़ लग रही है। आंटी किसी अखबार में उसी के संदर्भ में प्रकाशित किसी समाचार की चर्चा कर रही थी। वह दरवाजे की चिटकनी उतार फुट भर दरवाज़ा खोल अपने कान बैठक की ओर लगा देती है। आंटी बता रही हैं, आज दोपहर के साध्य टाइम्स में बॉक्स आइटम समाचार छपा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा कुमारी अनीता गुप्ता के साथ 30 अगस्त की रात कथित दुर्व्यवहार करने वाले बलात्कारी टैक्सी चालक को अब तक न पकड़ पाने की पुलिस की अकर्मण्यता के प्रतिवाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के समस्त छात्राओं ने कल 10 बजे सुबह ITO स्थित पुलिस मुख्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। ठीक ही तो है, ठीक ही कर रहे हैं वे। आबरू की रक्षा के लिए अकेली लड़की के दुर्गा बनने से रक्षा नहीं हो सकेगी, पूरे समाज को उसके साथ खड़े रहना होगा। अम्मा की प्रतिक्रिया थी। उनके कानों को विश्वास नहीं हो रहा था। छद्म का इतना अधम रूप। उसने महसूस किया सांध्य टाइम्स में छपी खबर सुनकर सारे घर को सांप सूंघ गया। बाबूजी बौखलाए हुए से बैठक से बालकनी से बैठक के बीच चक्कर मारने लगे। बाबूजी की उद्विग्नता भाप अम्मा उनके रक्तचाप के विषय में चिंतित हो उठी। जाओ, जाकर मंडी से साग सब्जी ही ले आओ,
फिर बाबूजी के निकट पहुंचकर आग्रह करती सी बोली, बाहर निकलोगे तो तनिक जी बहलेगा। फिर बिन्नू को पुकार कर बोली, रसोई के दरवाजे के पीछे टंगे खाली थैलों में खाकी रंग वाला थैला उठाकर ले आने के लिए कहा। बाबूजी ने ठिठक कर अनिच्छा से उनकी ओर देखा और हाँ, देखना पटरी पर किसी के पास सांड टाइम्स की प्रति मिल जाए तो खरीद लाना। ये बात अम्मा ने लगभग फुसफुसाकर कही बाबूजी से। बिन्नू को दौड़ा के सुशीला के घर से भी मंगा सकती हूँ, पर कहीं वह ये न सोचे कि मैं इस खबर में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही हूँ। फिर बच्चे को फुसलाते देर लगती है। वह भी चाह रही है कि बाबूजी सब्जी मंडी तक घूम फिर आएँ, रास्ते से सांड टाइम्स खरीद कर ले आएँ। अम्मा आग्रह न करती तो निश्चय ही संकोच त्याग कर वह बाबूजी से कहने ही जा रही थी। विरोध प्रदर्शन की खबर वह अपनी आंखों से पढ़ना चाहती है, शब्द शब्द जानना चाहती है। ये कौन लोग हैं जो उसके स्त्रीत्व के अपमान और तिरस्कार से स्वयं अपमानित और वे कौन लोग हैं जो उसके स्त्रीत्व के अपमान और तिरस्कार से स्वयं अपमानित और आहत हुए हैं, बेचैन हुए हैं। क्यों नहीं वे प्रतिक्रिया में खामोश बैठ गए, उसके परिवार वालों की भांति, जो घटा मात्र उसके मूक दर्शक से। बिन्नू के हाथ से खाली थैला लेकर बाबूजी ने उसे खाने की मेज की कुर्सी की पीठ पर लटका दिया। उसे लगा बाबूजी घर से निकलना नहीं चाह रहे। उनके भीतर द्वंद्व के कई कई मोर्चे खुल गए। उसे महसूस हो रहा है हर मोर्चे पर बाबूजी की सिर्फ पीठ है। अम्मा रसोई में शायद चूल्हे पर दूध गर्म करने के लिए चढ़ा रही हैं। आगे बढ़कर वही आग्रह करे, पहले की ही तरह उन्हें हाथ में जबरन थैला पकड़ाकर पीठ से ठेले हुए दरवाजे से बाहर कराएं। हो सकता है पहले की तरह पलटकर बाबूजी उसके दोनों हाथों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ लें और कैसी रही वाली नटखट मुस्कान मुस्कुराते हुए कहें, अरे चुड़ैल, धक्का मारकर क्यों घर से बाहर कर रही है? जा रहा हूँ। अब तुझे भी संग घसीट लिए चलूँगा। चल पकड़ थैला। वह अपने कमरे से निकलकर बैठक में टहल रहे बाबूजी की ओर दबे पांव बढ़ी। आहट सुनकर विचार मग्न बाबूजी उसकी ओर पलटे। उसे देखते ही आग बबूला हो एकदम से चीखे, बाहर क्यों आई? अपने कमरे से निकलकर कमरे में जाओ। वह बाबूजी के अप्रत्याशित रौद्र रूप के लिए प्रस्तुत नहीं थी। अवाक हो जड़ हो आई। सुना नहीं तुमने? उसने पहली बार प्रतिवाद में मुंह खोला। मुझे आज का सांड टाइम्स चाहिए बाबूजी, प्लीज। तो धुआं ऐसे ही नहीं उठ रहा। लगता है तुमने अपने साथियों को कहीं से इशारा कर दिया। अब वे तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा का नाटक खेलें और हमारी इज्जत को सरेआम सड़कों पर नीलाम करें। तुम तमतमाए हुए बाबूजी आपा खो बैठे और उसकी चोट खाई टांग की परवाह किए बिना उसे वहां से दबोच कमरे की ओर घसीट ले आए। सारे किए कराए पर पानी फेर कर धर दोगी तुम। पंख में स्वयं ही नहीं डूबी, हमें भी लिसेड़ कर धर दिया। पंख में तुम स्वयं ही नहीं डूबी, हमें भी लिसेड़ कर धर दिया। चूल्हा धीमा कर अम्मा घबराई हुई सी उसके कमरे की ओर दौड़ी आई। बजाय बाबूजी के असंतुलित व्यवहार के प्रति आपत्ति प्रकट करने के, उल्टा उसे ही कोसती हुई बोली, ये क्या नौटंकी है नीतू? मोहल्ले भर को इकट्ठा करके ही मानोगी क्या? 3 दिन के प्रशिक्षण में ही पक आई चिंकी अम्मा की सतर्क आंखों का संकेत पाते ही घर की एकाध खुली खिड़कियों को फुर्ती से बंद करने लगी, ताकि चीख पुकार का कोई स्वर घर की देहरी न लांघ सके। उसे मालूम है कि खिड़कियां बंद करने के पश्चात चिंकी दौड़कर दादा का ट्रांजिस्टर उठा लाएगी और कहीं भी सुई फिट कर उसे पूरे वॉल्यूम पर चला देगी। फूटती रुलाई को कंठ में ही घोंट देने के लिए उसने औंधे हो पूरी शक्ति बटोर कर तकिए में मुंह गड़ा लिए। नाक दबने से सांसें अवरुद्ध हो रही थी। होती रहें। क्रूर संकल्प से दृढ़ हो आई। चेहरा नहीं उठाएगी तकिए से, अच्छा है दम घुट जाए। उनके हाथों रिस रिस कर मरने से अच्छा है आत्मघात। उसने तकिए के दोनों सिरों को मुट्ठियों में भींच लिया। आवाज़ों के मिले जुले शोर ने बेहोशी की चिकोटी भरी तो उसने पाया कि कमरे की दीवारों से कोहरे घुला सा अंधेरा चिपका हुआ है। पर्दे के पीछे से सहन की ट्यूब बत्ती की उजास पींग भरने को व्याकुल झूले के लंबे पट्टे सी पर्दे
फर्श पर हिलकोरे लेने लगती है। दूरदर्शन पर शायद कोई धारावाहिक चल रहा है, कोई हास्य धारावाहिक। बीच बीच में चिंकू बिन्नू की उन्मुक्त खिलखिलाहट की खनक धारावाहिक की रिकॉर्डेड संवेद हंसी की ध्वनि के साथ घुल मिल रही है। उसे लग रहा है घर के सारे सदस्य दूरदर्शन से जुड़े बैठे हुए हैं। रसोई की बत्ती बंद है। आसपास किसी के होने की चुटकी भर आहट सुनाई नहीं दे रही। 10-15 मिनट और सुनाई नहीं देगी। सहन की दीवार से सटे रखे मेज नुमा शोकेस के ऊपर बाबूजी का कॉर्डलेस टेलीफोन रखा रहता है। पिछले जाड़ों में जीजा जी ने उन्हें सिंगापुर यात्रा से लौटकर विशेष प्रयोजन के साथ भेंट किया था। वे घंटे भर पाखाने में बैठे रहते हैं, अखबार वहीं पढ़ते हैं। एक फ़ोन सुनने की ही सुविधा होती है उन्हें। यह यंत्र उन्हें इस असुविधा से मुक्ति दिलाएगा। उसे अपनी कॉलेज की साथिन सहेली नम्रता के साथ बात करनी चाहिए। उसके लिए नम्रता का कई बार फ़ोन आ चुका है। हर बार वही झूठ भी उसे टिका दिया गया। लेकिन नम्रता जानती है कि वह 30 अगस्त को भोपाल से चलने वाली थी। खत लिखा था उसे उसने। वह नम्रता को अपनी घुटन के विषय में बताना चाह रही थी। वह अपने द्वारा ही अपने घर में नज़रबंद है। कामुक टैक्सी चालक की हवस का शिकार अनीता गुप्ता कोई अन्य नहीं, तुम्हारी एकमात्र अपनी सहेली नीतू है। नीतू नम्रता से संपर्क करने के लिए पाखाने के भीतर कागज पेंसिल लिफाफा ले जाकर उसने कुछ पंक्तियां घसीट कर संकेत से बिन्नू को कमरे में बुला चिट्ठी उसकी निकर की जेब में के हवाले कर चिरौरी की थी। वह सावधानी पूर्वक नीचे जाकर चिट्ठी लेटर बॉक्स में डाल आए, मगर चिट्ठी लेटर बॉक्स में डालने की बजाय बिन्नू ने बाबूजी के हाथ में थमा दी। तो वही बिन्नू जो राक्षस और राजकुमार की कहानी सुनने के लिए राक्षस और राजकुमारी की कहानी सुनने के लिए राक्षस से भयभीत होकर उसकी टांग पर टांग चढ़ाए बिना न सोता था। वह बिल्ली की तरह दबे पांव शोकेस के निकट पहुंचकर कॉर्डलेस फ़ोन उठा लेती है। फुर्ती से उसका तार निकालकर स्विच ऑन कर नम्रता के घर का नंबर घुमाने लगती है। नंबर लग गया। आंटी ने उठाया। वे हेलो हेलो कर रही हैं। वह उनसे नम्रता को बुला देने के लिए कहने जा रही थी कि बलात् किसी ने उसके हाथों से फ़ोन झटक लिया। उसकी अचंभित भयाक्रांत दृष्टि के समक्ष दादा खड़े हुए अगिया बेताल से उसे घूर रहे थे। फ़ोन किसे कर रही थी? मैं किसी को फ़ोन नहीं कर सकती। उसने अपने भीतर प्रतिपाद किया। हिलने डुलने सांस लेने के लिए मुझे तुम्हारी अनुमति चाहिए। मुँह का आक्रोश से उसकी पूरी देह थर्रा उठी, किंतु होठों पर सिवाय दयनीय फड़कन के कुछ नहीं फूट पाया। क्या हो गया है उसे? क्या हो रहा है? वह कुछ बोलती क्यों नहीं? दादा ने बिन्नू को फ़ोन उठाकर अपने कमरे में रखाने का आदेश दिया। फिर निकट आ खड़े बाबूजी को फ़ोन शोकेस पर रखा छोड़ देने की असावधानी पर डांटा। आज चल, हम सबके साथ बैठक में चलकर अंग्रेजी समाचार सुन। तब तक चिंकी मेज पर खाना लगाएगी। अम्मा मनोबल भाव प्रदर्शित करती उसे बैठक में ले चलने के लिए उद्यत हुई। अपनी ओर सब प्रश्न देखते हुए बाबूजी का अभिप्राय ताड़कर वे उन्हें आश्वस्त करती हुई सी बोली, अब कोई आने से रहा, आया भी तो तुरंत उसे कमरे में भेज दूंगी। उसने घड़ियाली सहानुभूति से चटचटा रहे अम्मा के हाथ को अपने कंधे पर से झटका, बिना किसी की ओर देखे अपने अंधेरे कमरे की ओर मुड़ ली। खिसियाया हुआ आक्रोश पिघल कर आंखों से बह रहा था धारों धार। अम्मा उसके पीछे उसके बिस्तर तक चली आईं और हमेशा की भांति उसके बालों में उंगलियां फंसाकर चक्कर घिन्नी हो रहे सिर को खुजलाती सी सहलाने लगी। धैर्य से काम ले बेटा, कठिन समय में धैर्य से ही पार लगता है। जो कुछ हो रहा है तेरे भले के लिए ही ना। सहन में खड़े हुए दादा उसकी मानसिक दशा पर बाबूजी से अंग्रेजी टिप्पणी कर रहे हैं। विक्षिप्त हो रही है एकदम। उसकी इच्छा हो रही है अपने बालों में फंसी अम्मा की उंगलियों को बालों से खींचकर पेंसिल की तरासी पैनी नोक की भांति मोड़ कर तोड़ दे। उसकी छुअन अब कपड़े उतार चुकी है। उनकी छुअन और उसकी देह के बीच अनकहे संवाद के समस्त सेतु चुक गए हैं। कभी ऐसा हो सकता था कि अम्मा उसे छू रही हूँ और वह निरी काट बनी पड़ी उनकी गोद में अपना मुंह न छिपा सके। खाना लग गया। अम्मा दादा बाबूजी मेज पर बैठे हैं। चिंकी ने कमरे में झाँक कर सूचना दी,
उन लोगों से कहो खाना शुरू कर दे। और सुन, अम्मा का स्वर अचानक रहस्यमय हो आया। चूल्हे की बगल में छोटे स्टील के पतीले में काढ़ा बना रखा है, गिलास में डालकर दीदी के लिए ले आ, फौरन, खाने से पहले देना है। लाई, कहकर चिंकी रसोई की ओर लपकी। गिलास लिए कमरे में आने से पूर्व बाबूजी, दादा और बिन्नू को खाना शुरू कर देने को भी कह आई। ले उठ नीतू, खाने से पहले तनिक ये काढ़ा तो पी ले। अम्मा ने उसे उठाने के लिए उसकी गर्दन के नीचे हाथ फंसाया। काढ़ा? कैसा काढ़ा? भूख कुलबुला रही है आंतों में। चिंकी तू जा। अम्मा ने गिलास चिंकी के हाथ से अपने हाथ में लेते हुए उसे कमरे से बाहर भेज दिया। अस्फुट स्वर में बोली, काढ़ा पी लेने से महीना किसी हालत में नहीं रुकेगा, पी ले चुपचाप। उसने विस्फारित नेत्रों से अम्मा की ओर देखा। कमरे में फैली पीली रोशनी उसके सूखे चेहरे पर जर्दी सी गहरा आई। सोच क्या रही है? जहर नहीं पिला रही तुझे? अम्मा के धैर्य का मुखौटा उनके चेहरे पर से सरकने लगा। जहर ही पिला दो, सीधा छुट्टी। नीतू, तुमने पूछा मुझसे? हाथ आई को मर्द छोड़ता है कहीं? हाथ आती तब ना। तुमसे झूठ बोला है कभी? बोला हो ना बोला हो, काढ़ा पीने में हर्ज क्या? उबाली जड़ी बूटियां भरी ही तो हैं। हर्ज है, इसका मतलब है तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रही। ठीक है, नहीं कर रही। तू काढ़ा पी चुपचाप। नहीं, मैं उठी हो आई, पीना पड़ेगा। तैस में आई अम्मा ने उसके सिर के बालों को निर्ममता से मुट्ठी में दबोच लिए और दूसरे हाथ से जबरन गिलास उसके मुंह में लगाना चाहा। उसने प्रतिकार में पूरी ताकत से अम्मा को परे ढकेल दिया। काढ़े का गिलास अम्मा के हाथ से छिटक कर पायताने रखी किताबों भरी अलमारी से जा टकराया। हरेरे रंग का काढ़ा किताबों की जिल्दों में बहता हुआ फर्श पर चूने लगा। क्रुद्ध शेरनी सी अम्मा आपा खो बैठी। वे उसकी अनपेक्षित उदंडता के लिए कतई प्रस्तुत नहीं थी। लपक कर झपाटे से उन्होंने पुनः उसके बालों को मुट्ठी में कस लिया। उसके छूटने को कसमसाते चेहरे पर तड़ातड़ चांटे जड़ने शुरू कर दिए। उसने हिंसक हो आई अम्मा के चांटे जड़ते हाथ को दोनों हाथों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अम्मा के सिर पर तो जैसे भूत सवार हो गया। उनका हाथ पकड़ने की अनाधिकार चेष्टा ने आग में घी का काम किया। अम्मा ने उसे बालों समेत पलंग पर से फर्श पर खींच लिया। शक्ति भर उसे लातें बरसाने लगी। वे शायद उसे लात घूंसों से अचेत होने की सीमा तक रौंदती, अगर दादा और बिन्नू उन्हें पीछे से जकड़कर अलग न कर लिया होते। अच्छा होता तो उन्हीं 150 के साथ परलोक सिधार जाती। सवारियों में से एक होती कुलच्छिन। जाते जाते अम्मा सराप रही थी उसे। प्रेम, वात्सल्य, शुभेच्छा सब झूठे शब्द हैं, अपनी अपनी कुंठाओं का पर्याय। वे जो जीवन के नाम पर जीना उसे सौंपना चाहते हैं, वह पग पग पर उनकी शर्तों के तैयार शुदा फंदों में स्वयं को कसना नहीं होगा। ये नज़रबंदी मात्र हफ्ते भर के लिए नहीं है, एक लंबा गिरवी जीवन ऐसे ही नज़रबंदी की चींधती सकरी सुरंग में बंदी होकर बिताना होगा उसे। बिता सकेगी वह? कितनी कुशलता से अम्मा बाबूजी ने अपने भीतर के अविवेकी शोषक को रोक दिया। बिन्नू और चिंकी के कच्चे मन मस्तिष्क में उन्हें अपनी दीदी से अलग होते समय नहीं लगा। उनकी दृष्टि जब भी उसकी ओर उठती, संशय हिकारत से भरी किसी अपराधी की ओर तनी उंगली हो उठती है। बुआ के गांव बिरहुन के चमरा टोले में देखा, वह अदृश्य अट्टहास भरने लगा उसकी चेतना पर, जिसमें 6-7 लोग बल्लम भाला ताने अपने ही हाथों सेई हुए सुअर का वध करने को उसे घेर रहे थे। सुअर दारुण चीत्कार करता हुआ अपने प्राणों की रक्षा के लिए शक्ति भर भाग रहा था। नहीं, इनके सामने आत्मसमर्पण से अच्छा है आत्मघात। पूरा घर बेसुध नींद से चियाया पड़ा है। सावधानी पूर्वक उठकर उसने अपने कमरे की चिटकनी भीतर से चढ़ा ली। पेटी के ऊपर ताहे रखे कपड़ों में से अम्मा की एक नायलॉन की साड़ी खींचकर उसे बट कर मजबूत फंदा तैयार किया। साड़ी का एक सिरा बिस्तर पर मोड़ा रखकर छत के पंखे से बांध उसे खींच खांच कर परखा। मुक्ति का यही रास्ता शेष है। कारण वह कोई लिखकर नहीं मरेगी। दादा का हस्तलेख हूबहू उससे मिलता है। जो भी कारण है, वे लोग अपनी प्रतिष्ठा और पसंद के अनुसार चुनना चाहें, उनके आत्मघात के संदर्भ में चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। वह मोड़े पर चढ़कर खड़ी हो गई, फंदा पकड़कर अपने गले में डालने जा रही थी कि अचानक उसकी आंखों के सामने सांध्य टाइम्स की वह अनदेखी प्रति घूम गई, जिसमें बॉक्स आइटम में ये खबर प्रकाशित हुई थी,
कि दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र छात्राएं कल सुबह 10 बजे पुलिस मुख्यालय के समक्ष छात्रा अनीता गुप्ता के कथित बलात्कारी टैक्सी चालक को पकड़ने में हो रहे विलंब के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल वही छात्र छात्राएं जब बॉक्स आइटम में उसके आत्मघात की सूचना पढ़ेंगे तो वे स्वयं को अपमानित और ठगा हुआ नहीं महसूस करेंगे। वे एक निहायत कमज़ोर और कायर लड़की के बहाने अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, जो उन्हें लड़ने से पहले ही हार मानने को अभिशप्त कर गई। वह पलों मोड़े पर खड़ी सांध्य टाइम्स की अनदेखी प्रति में प्रकाशित उस सूचना को बार बार पढ़ती रही। अनिश्चय के गर्भ में अखुआता एक निश्चय अपना कद ग्रहण करने लगा। वह 1 से लड़ सकती है, 5 से क्यों नहीं लड़ सकती? वह अकेली भी तो नहीं है। गले से फंदा निकाल कर वह उचक उचक कर खेल खेलती सी पंखे से अम्मा की साड़ी की गांठ खोलने लगी। जो सामान जहाँ था उसने यथावत रख दिया। जाकर बोझ मुक्त हो निश्चिंत सी पलंग पर लेट गई। नींद एक अजीब सी खुमारी लिए उस पर तारी तारी हो रही थी। कल सुबह वह भी होगी ITO स्थित पुलिस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन के लिए एकजुट होती अपनी पीढ़ी के साथ। तो अभी आप सुन रहे थे चित्रा मुदगल की लिखी कहानी प्रेत योनि। कैसी लगी आपको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। आपके सुझाव का सादर मेरे कमेंट बॉक्स में स्वागत है। जय माँ भारती। Last minute booking, na sir. Last price.